तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 8 की शुरुआत में ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने बेटे की कब्र पर आते हैं और वहाँ पर खड़े वो काफी ज्यादा उदास होकर अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। उनका बेटा जो कि जाओची का फादर है, वो क्योंकि काफी अर्सा पहले मर चुका है, अपने बेटे से कहते हैं हमारे जाओ क्लैन में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। जाओ सेक्टर से एक ऑफिशियल यहाँ पर आने वाला है जो कि हमारे जाओ क्लैन के एक मेंबर को अपने जाओ सेक्टर का हिस्सा बना लेगा। हमारा जाओ क्लैन फाइनली एक बार फिर से राइज करने वाला है। अगर हमारा कोई भी मेंबर जाओ सेक्टर का एक मेंबर बन गया तो हमारा जाओ क्लैन भी तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस कि तुम ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं हो। और साथ ही वो उसे उसके बेटे के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है। हालांकि जाओची तुम्हारा रियल बेटा नहीं है, यानी कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी मैंने उसको तुम्हारे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। तुमने जाओची की जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे बेटे को अपने पोते की तरह ही पाला है। आगे भी मैं हमेशा उसको बचाने के लिए जो हो सका वो करता रहूंगा। उसी वक्त ग्रैंडपा को साइड से आवाज आती है। जाओ लोंग वहाँ पर होता है। ग्रैंडपा कहते हैं कौन है वहाँ पर। तो लोग झाड़ियों से बाहर निकलता है और ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर होंगे, वैसे मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जाओ लोंग वहाँ पर झुककर ग्रैंडपा को ग्रीट कर रहा होता है। जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो ग्रैंडपा सामने नहीं होते, ग्रैंडपा गायब हो चुके होते हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा गायब होने के बाद उसके पीछे आ जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे कहते हैं जाओ लोंग क्या तुमने यहाँ पर मेरी बातें सुनी? मैंने जो कुछ भी कहा क्या तुमने वो सुना? जाओ लोंग बहुत सा घबरा जाता है और कहता है नहीं एल्डर, मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। ग्रैंडपा प्लीज मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जाओची का राज यहाँ पर फाश हो चुका है। इसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुमने कुछ सुना नहीं तो फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जाओ लोंग ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा पैट्रियार्च ने मुझे यहाँ पर आपको ये बताने के लिए भेजा है कि जाओ सेक्टर से जो ऑफिशियल मैसेंजर आने वाला है वो कल आएगा। उन्हें सभी को ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा है और मुझे आपको बताने के लिए भेजा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ग्रैंडपा शांत हो जाते हैं और उसे कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, इसी वजह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे पता है कि मैसेंजर कल यहाँ पर आने के बाद तुम्हें ही पिक करेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी तुम्हारे कजिन्स हैं उन सभी में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। फिर में हमारे जाओ क्लैन का नाम बहुत ज्यादा रोशन करना क्योंकि तुम जाओ सेक्टर का हिस्सा बनने वाले हो। और साथ ही वो इतनी बात करते हुए साइड पर मुड़ जाते हैं। जाओ लोंग उनसे कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्रेस करने के लिए। तो ग्रैंडपा के वहाँ से चले जाने के बाद जाओ लोंग कहता है इस बुढ़े खूसड़ को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसने तो यहाँ पर मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन चलो कम से कम मुझे एक सच्चाई तो पता चली। मुझे पता है कि वो कचरा हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसकी रगों में हमारे जाओ क्लैन का खून नहीं दौड़ रहा। ये वाली खबर तो तहलका मचा देगी। तो यहीं से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह फर्स्ट एल्डर अपने नौकरों को वहाँ पर काम लगाकर सारी तैयारी करवा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल मैसेंजर आने वाला है। यहाँ पर कारपेट बिछाते हैं और साथ ही वो सारी तैयारियां करवा रहे होते हैं, पूरे एरिया की साफ सफाई करवा रहे होते हैं। वहीं पर नौकरानियां खड़ी होती हैं। फर्स्ट एल्डर नौकरानियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारे सामने जो नौकरानी खड़ी है इसको जाकर कमरे के अंदर बंद कर दो क्योंकि इसकी शक्ल बहुत ज्यादा बद्दी दिखती है। तो मुझे कोई भी बद्दी दिखने वाली नौकरानी यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी नौकरानी यहाँ पर दिखी जिसकी शक्ल बद्दी दिखती है तो मैं उसको जाकर वैशाखाने पे बेच आऊंगा। नौकरानियां बेचारी भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। फर्स्ट एल्डर क्योंकि वहाँ पर सारे नौकरों से काम करवा रहे होते हैं, इसी वजह से वो शोर भी मचा रहे होते हैं। इसी वक्त जाओची जो कि अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है वो जल्दी से उठ जाता है और चिल्लाकर कहता है ये कौन कमीना पाया सुबह सुबह शोर मचा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? जाओची ने अभी काली रात को अपनी बीवी की कमर के अंदर एक्यूपंक्चर वाली नीडल्स को दंसाया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेंट हो गया था और वो बिस्तर पर ही सो गया है। इसी वजह से उसकी बीवी ने उसे बिस्तर पर सोने दिया है। जाओची जैसे बिस्तर पर उठकर बैठता है उसका हाथ साइड पर होता है। वो साइड पर टच करते हुए कहता है ये तो कुछ बहुत ज्यादा नरम नरम है, पता नहीं ये क्या चीज है। जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो वो उसकी बीवी होती है। क्यूजू भी क्योंकि बिस्तर पर ही लेटी होती है और जब ये अचानक उठा था तो इसका हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर था। जैसी हमारी क्यूजू उठती है ये सब कुछ देखने के बाद उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है। जाओची उसे कहता है बेबी किंगजू ये तुमने क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों पति पत्नी हैं, अगर मैंने टच कर भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो उसे कहती है मैंने तुम्हें रात को बिस्तर पर इसलिए सोने दिया था क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, अगर तुम फर्श पर सोते तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन तुम्हें ये परमिशन किसने दे दी कि तुम मेरी बॉडी को टच कर सकते हो? अगर दोबारा तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी बॉडी के किसी भी हिस्से को टच किया तुम्हारी हालत भी तुम्हारे कजन जाओ लोंग जैसी होगी। तुमने उसको तो देखा ही होगा मैंने उसका क्या किया था। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो? जाओ लोंग जहाँ पर किसी और की बीवी के ऊपर हाथ डालने के लिए आया था जबकि मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी के ऊपर हाथ डाला है, मुझे उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो? जरा मेरे खूबसूरत चेहरे की तरफ देखो, तुमने इसका क्या हाल कर दिया, इस तरह मैं बाहर कैसे जाऊंगा? किंगजू अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए उसके चेहरे को ठंडा करती है और कहती है इससे तुम्हारी सूजन कम हो जाएगी। उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे कहती है यूर वेलकम। जबकि जाओची सोच रहा होता है पहले इसने मेरा मुंह सुझा दिया और उसके बाद अपनी आइस से इसको ठीक कर रही है तो ये काफी अच्छी।
किंगजू जाओची से कहती है मुझे लगता है कि आज ही वो मैसेंजर यहाँ पर आने वाला है, इसी वजह से सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं मौजूद हो सकती, मुझे कहीं और जाना है। जाओची उसे कहता है लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती, क्या तुम उस अमेजिंग मैसेंजर को नहीं देखना चाहती? मैंने सुना है कि जाओ सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हमारे क्लैन के जो पैट्रियार्च हैं वो तो उसके पाँव भी पड़ने को तैयार हो जाएंगे कि वो एक बार अपनी शक्ल उनको दिखा दे। किंगजू उसे कहती है मेरी मास्टर ने मुझे पहले से बता दिया है कि जाओ सेक्टर से जो मैसेंजर यहाँ पर आने वाला है उसका नाम जाओ क्वांगजुन है। उसकी कल्टीवेशन कोई ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन वो एक टायरेंट की तरह है, यानी कि एक जालिम किंग की तरह है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जाओची उसे कहता है ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा, और साथ ही वो सोच रहा था लगता है इसे मेरी फिक्र हो रही है, हम दोनों में कुछ न कुछ तो हो रहा है। नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स लाइन बनाकर खड़े होते हैं और सभी लोग यहाँ पर जाओ क्वांगजुन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो यहाँ पर पहुंचे। वो सभी लोग काफी देर से खड़े होते हैं, इसी वजह से गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, कजन्स कहते हैं हम लोग काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, वो कमीना अभी तक आया क्यों नहीं, वो अपने आप को समझता क्या है, हमें पूरा दिन यहाँ पर उसका इंतजार करना होगा। कि तीसरा कजिन उनसे कहता है तुम्हें उस मैसेंजर के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, अब क्योंकि वो जाओ सेक्टर से है तो हमारे लिए तो वो एक गॉड की तरह है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका देने वाला है। इसी वक्त एक कजिन भागता हुआ वहाँ पर आता है और उनसे कहता है जाओ सेक्टर का मैसेंजर यहाँ पर आ चुका है। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं चलो चलो जल्दी करो सर, मैसेंजर यहाँ पर आने वाले हैं, जल्दी से उसको वेलकम करने की तैयारी करो। सभी लोग गेट के पास चलते हैं। इसी वक्त मैसेंजर के घोड़े वहाँ पर आकर रुकते हैं, तो मैसेंजर भी काफी ज्यादा ठरकी किस्म का इंसान है। उसने पहले ही अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर 2 लड़कियां बिठा रखी होती हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत ही पावरफुल बटलर भी होते हैं, या फिर उनको गार्ड्स भी कह सकते हैं। जाओची के कजन भी कुछ काम नहीं होते, वो जैसे ही वहाँ पर क्वांगजुन को देखते हैं कि उसने अपने साथ 2 खूबसूरत लड़कियां बिठाई होती है, उनकी भी लार टपकना शुरू हो जाती है और कहती है हमें भी जाओ सेक्टर को ज्वाइन करना है। इसे कहता है काश मैं भी जाओ सेक्टर की तरफ से एक मैसेंजर होता और इस तरह की 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे बाजू बैठी होती। आज भी जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जाओ जुनहाई, मैं इस कबीले का पैट्रियार्च हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ। उस मैसेंजर को अंदर ले जाया जाता है और अंदर जाकर उसे चेयर पर बिठा देते हैं, जबकि वो दोनों लड़कियां उसके दोनों साइड पर खड़ी होती हैं। तो मैसेंजर क्वांगजुन उन सभी से कहता है अगर हमारे एल्डर मर नहीं जाते और उन्होंने अपनी विश नहीं लिखी होती अपने मरने से पहले, तो मैं कभी भी इस गंदी जगह पर नहीं आता, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा घटिया हो। क्योंकि पैट्रियार्च के सामने उनके कबीले की बेइज्जती हो रही है और वो उसे कह रहे होते हैं ठीक है हम आपकी बात को समझते हैं। क्वांगजुन उनसे कहता अब जबकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी तो फिर मुझे इसे पूरा करना ही पड़ेगा। साथ ही वो अपनी साइड वाली लड़की को देखता है और उसे कोई एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। ये तो इसने बहुत ही बुरा किया और इसकी कोई वजह भी नहीं है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया कि इसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। मैसेंजर चिल्लाकर उस लड़की से कहता है कमीनी कहेगी, क्या तुम्हें मेरे मूड को देखकर पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पर सैड बात कर रहा हूँ, तुमने देखा नहीं मैं यहाँ पर अपनी फैमिली हेड के मरने की बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर मेरे साथ चिपकी हुई रोमांस कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें रोना चाहिए। और फिर साथ ही उसे कहता है चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे दिखाई मत देना। जाओची और उसके कजन भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं इसने तो कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी, उस लड़की को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, लड़की बेचारी ने तो कुछ गलत किया भी नहीं। वो सभी लोग इसकी इस हरकत की वजह से गुस्से में होते हैं। क्वांगजुन उनकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम सभी को इससे कोई मसला है? तो सभी लोग जल्दी से अपने चेहरे के रिएक्शंस को चेंज करते हैं और उसे कहते हैं नहीं जंग मास्टर, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो, तुम्हें उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहिए था। तीसरा उसे कहता है तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं बल्कि तुम्हें तो उसे किक भी मारनी चाहिए थी। पैसेंजर पैट्रियार्च से कहता है कल सुबह सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के सारे यंग बच्चों को कोर्टयार्ड में इकट्ठा करो, जितने भी लोग हैं उन सभी को ले आना। कल सुबह मैं उन सभी की कल्टीवेशन को भी चेक करूंगा, उनकी पोटेंशियल भी देखूंगा और उसके बाद उनमें से जो मुझे पसंद आएगा उस मेंबर को लेकर अपने जाओ सेक्टर में वापस चला जाऊंगा। और जाओची के सारी कजन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कल हमें बस यहाँ पर अपने आप को इसके सामने साबित करना होगा और ये हमें से किसी एक को अपने सेक्टर में ले जाएगा, सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमेंगी। क्वांगजुन उनसे कहता अब जबकि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ तो मैं अपने सेक्टर की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो उसका बटलर वो गिफ्ट लेकर आता है। बटलर पैट्रियार्च के हाथ में वो बॉक्स देता है और उसे कहता है इसके अंदर कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर है, इस कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर की मदद से तुम लोग किसी की भी ब्लॉक मेरिडियंस को ठीक कर सकते हो या भी किसी की टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। पैट्रियार्च भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि उसके सारे कजन भी हमें इस बारे में बताते हैं कि ये कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर क्या कर सकता है और ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, तो है कि हमारे पैट्रियार्च इसको अपने ट्रेजरी रूम में ही जाकर स्टोर करेंगे और इसको यूज नहीं करेंगे जब तक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। जबकि क्वांगजुन सोच रहा होता है इन कचरों ने तो पहले कभी कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर को देखा ही नहीं होगा। क्वांगजुन उन सभी को कहता है तुम सभी को ये बात तो पता होगी कि कनेक्टिंग मिस्टिक पाउडर की मदद से तुम लोग किसी की भी टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। फिफ्थ एल्डर ये बात सुनने के बाद वहीं पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पोते की मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी है या फिर टूट चुकी है, वो उनको इसकी मदद से रिकवर कर सकते हैं। फिफ्थ एल्डर कहते हैं मेरे जाओची की मेरिडियंस ब्लॉक है, मेरे पास ये
मिस्टिक पाउडर आ जाए, अपने पोते की मेडियंस को दोबारा से ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्वांग जुन की कमीनेपनी की और ज्यादा बड़ी हद देखेंगे कि ये यहाँ पर और क्या करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।